नाज़रीन, अप्रैल 2026 इस्लामाबाद, दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर थी। अमेरिका और ईरान के अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में। जेडी वैंस, वाइस प्रेसिडेंट इस्लामाबाद में, ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गलीबाफ और अरागची पाकिस्तान में। इस हफ्ते पाकिस्तान में एक आयत है कुरान की जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स, यानी सलामती हो अमन कायम करने वालों पर। लेकिन पाकिस्तान ये जो अमन का गहवारा बना है पूरी दुनिया के लिए और एक पैगाम बना है कि हम अमन लाकर दे सकते हैं और हमने डिलीवर भी किया है, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। और इसके पीछे जो है जो हाथ है, जब आप वो जानेंगे तो और भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उस पर ना बात की है, ना कभी किसी ने निशानदही किया। नाज़रीन, इसके पीछे एक मेहनत है जो कम से कम शुरू होती है सन 2001 से। आज की वीडियो में आपको जो मैं चौंका देने वाला इंकशाफ करने जा रहा हूं वो भी हैरान कर देगा कि एक वक्त में पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा था, वो भी इस शख्स के होने की वजह से रुका है। कौन है वो आदमी जिसने पाकिस्तान को ओवल ऑफिस तक पहुंचाया? कैसे पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट से बचा? 2001 में जब पाकिस्तान इंडिया पे एटमी हमला करने वाला था तो किसने रोका? और कैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अकेले ट्रंप के फेवरेट बन चुके हुए हैं, ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पाकिस्तान की इमेज खराब इतनी क्यों थी। देखिए, फरवरी 2025 गैलप वर्ल्ड अफेयर्स ने एक पोल किया है। एक पोल का मतलब सर्वे किया। 81 से 84% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अनफेवरेबल कहा, यानी उनको पसंद नहीं था पाकिस्तान। मैं 84% की बात कर रहा हूं अमरीकियों की। पाकिस्तान बॉटम 5 में है। नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को मैच किया जाता था, रिलेट किया जाता था। नाज़रीन, जुलाई 2025 पाकिस्तान में सर्वे होता है। जब पाकिस्तानियों से पूछा गया कि आपका फेवरेट मुल्क कौन सा है, तो सिर्फ 1% ने अमेरिका का नाम लिया, यानी यह प्रॉब्लम दोनों तरफ से थी। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे बड़ी खबर के ऊपर, और वो है लॉबिंग। तुर्किया टुडे बहुत बड़ा अखबार है, उसने रिपोर्ट किया, बेसिकली उसकी रिपोर्ट है। वो ये कहता है पाकिस्तान हैज यूजुअली नॉट बीन एज गुड एंड जेनरस एज इंडिया इन लॉबिंग एफर्ट्स। द गवर्नमेंट नेवर स्पेंट एज मच एज इंडिया डज। पाकिस्तान कभी भी इंडिया जैसा लॉबिंग पे खर्चा नहीं करता जितना इंडिया खर्चा करता है लॉबिंग पे। आपको पता है लॉबिंग क्या होती है? कंपनीज हायर की जाती हैं मुल्कों की तरफ से। अमेरिका के अंदर लॉबिंग फर्म्स हैं, पाकिस्तान, इंडिया ये हायर करते हैं ताकि उनकी बात जो है वो ऐवान इक़्तिदार तक पहुंच सके। अच्छा, आगे वो लिखता है कि पाकिस्तान जो है जिसकी इमेज इतनी बुरी थी अमेरिका के ऑफिशियल्स की नज़र में, वो ओवल ऑफिस तक कैसे पहुंचा? तो जवाब है ये आदमी जो इस वक्त आपके सामने है, स्टीफन पेन, और इसकी टेक्सास कंपनी लिंडन स्ट्रैटेजीज। स्टीफन पेन वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को इंडिया से न्यूक्लियर जंग करने से भी रोका था। ये स्टोरी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नाज़रीन, स्टीफन पेन ह्यूस्टन टेक्सास का रहने वाला है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ ये 1988 से काम कर रहा है। बुश के प्रेसिडेंशियल कैंपस में ये उसके साथ ट्रैवल एडी था। फिर व्हाइट हाउस में सीनियर प्रेसिडेंशियल एडवांस रिप्रेजेंटेटिव रहा है। डिक चेनी के साथ इसने मिडिल ईस्ट, साउथ कोरिया, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के दौरे किए हैं। और बुश रेंजर 2004, बुश पायनियर 2000 और 2004 का भी हिस्सा रहा। ये आदमी बेसिकली बुश फैमिली का इनसाइडर माना जाता है, अंदर का बंदा माना जाता है। अब पाकिस्तान से इसका क्या कनेक्शन है दोस्तों, और पाकिस्तान इसकी वजह से कैसे ओवल ऑफिस में जाके बैठ गया? 2001 जून 2001 9/11 से 3 महीने पहले की बात है। पेन ने पाकिस्तान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। नाज़रीन, ये जो स्टीफन पेन है, इसकी कंपनी है टीम ईगल। उसके जरिए सीधा ये प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के लिए काम शुरू कर देता है। ये टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल थी। 9/11 जब होता है, पाकिस्तान के पास पहले से व्हाइट हाउस के अंदर एक बैक चैनल था। 9/11 के बाद दुनिया बदल जाती है। अमेरिका को अफगानिस्तान में जाना था, पाकिस्तान की उसको जरूरत थी। लिंडन स्ट्रैटेजीज, ये जो स्टीफन की है, स्टीफन पेन की, लिंडन स्ट्रैटेजीज ने क्या किया? उसने नंबर 1 क्लिंटन एरा की, यानी क्लिंटन दौर की जो पाकिस्तान पे पाबंदियां थी वो हटवाने में मदद की। ये पाबंदियां क्यों लगी थी? पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। नाज़रीन, फिर $3 अरब का 5 साल का एक एड पैकेज था जो कि पाकिस्तान को दिलवाया इसने। नंबर 3, पाकिस्तान को इसने मेजर नॉन नेटो एलाय स्टेटस दिलवाया 2004 में। पाकिस्तान नेटो का मेंबर नहीं था, लेकिन अमेरिका का और नेटो का एलाय बन गया था, जिसको कहा गया था कि मेजर नॉन नेटो एलाय है पाकिस्तान 2004 में।
और F-16 फाइटर जेट्स और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का एक्सेस दिलवाया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ये हासिल कर लिया था दोस्तों। मुशर्रफ ने खुद स्टीफन पेन को शुक्रिया अदा किया था और 2006 में उसने स्टीफन को एक लेटर, एक चिट्ठी लिखी थी, वो आपके सामने आ भी चुकी हुई है। वो कहता है, परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि द चैलेंजेस faced by both our countries in the aftermath of September 11, 2001 brought us even closer, in which you played a pivotal role. 9/11 के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो चैलेंजेस दरपेश थे हमें, उसमें दोनों ममालिक को करीब लाने में आपका कलीदी किरदार है। अब एक ऐसी कहानी है दोस्तों जो बहुत कम लोग जानते हैं, और यह बात जो है वो स्टीफन ने खुद बताई है। बेसिकली दिसंबर 30, 2001 इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हो चुका था। इंडिया ने पाकिस्तान पर सीधा इल्जाम लगा दिया था, और इंडिया ने उस टाइम पे अपने बॉर्डर पे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर मिलता है, वहां पर 7 लाख फौजी जमा कर लिए थे। ये प्रॉपर जंग की और बहुत बड़ी जंग की तैयारी थी। जंग के बिल्कुल कहने के एज पे खड़ा था इंडिया, और पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स। उस रात मुशर्रफ ने स्टीफन पेन को फोन किया उसी रात, और पेन ने तुर्किया टुडे को बताया कि मुशर्रफ स्पेसिफिकली आस्क्ड मी टू रिले टू प्रेसिडेंट बुश दैट इफ इंडिया क्रॉस्ड दैट बॉर्डर ही वुड बी द फर्स्ट टू यूज न्यूक्लियर वेपन। मुशर्रफ ने मुझे कहा कि बुश को यह पैगाम दो कि अगर भारत ने, इंडिया ने यह बॉर्डर क्रॉस किया तो हम पहले होंगे जो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे, बाद में जो होगी देखी जाएगी दोस्तों। पेन ने क्या किया, वो कहता है, आई कॉन्टैक्टेड अ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट बुश नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इन 7 आवर्स बुश कॉल मुशर्रफ। मैंने बुश की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर को कांटेक्ट किया और 7 घंटे के अंदर अंदर बुश ने मुशर्रफ को कॉल की। सवाल यह है कि मुशर्रफ ने, अब बड़ा अहम सवाल है, गौर कीजिएगा। देखिए, आप ऐसे मौके पे एम्बेसडर को बुलाते हो, आप एक चैनल के थ्रू जाते हो, ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाते हो, लेकिन मुशर्रफ ने एक लॉबिंग फर्म को कॉल की। मुशर्रफ ने ऑफिशियल चैनल इस्तेमाल क्यों नहीं किए? तो इस पे स्टीफन पेन कहता है कि मुशर्रफ ने कहा कि अगर अमेरिकन एम्बेसडर को मैं बुलाता तो डिप्लोमेटिक केबल्स, पेपर वर्क, उसको धीमा, जो जितना भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है वो स्लो कर देता, धीमा कर देता। मुशर्रफ को मैसेज की जो ग्रेविटी है वो दिखानी थी, और पेन जो है उसने प्रूव किया कि वो एक शॉर्टकट है। यानी बेसिकली नतीजा इसका ये था कि पेन ने ये प्रूव किया कि उसकी डायरेक्ट एक्सेस है इवन इन क्राइसिस टू द प्रेसिडेंट्स ओवल ऑफिस। इसका नतीजा यह निकला कि जंग हुई ही नहीं, अमेरिका ने इंडिया को भी रोक दिया। न्यूक्लियर हमला तो बात की बात थी, जो इंडिया 7 लाख फौजी जमा किए हुए था बॉर्डर के ऊपर, वो भी उसको वापस हटाना पड़े। तो एक टेक्सास के लॉबिस्ट ने पोटेंशियली न्यूक्लियर जंग को रोक दिया था। अब मैं आपको लेकर आता हूं 2020 में। 2020 में इमरान खान की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान फेटफ की ग्रे लिस्ट पर पहुंच चुका था, 2018 से था बाय द वे ऑलरेडी। 27 डेफिशिएंसीज डॉक्यूमेंटेड थी, यानी 27 ऐसी जगह थी जहां पर पाकिस्तान की कारकर्दगी सिफर थी, और उसका हिसाब किताब अमेरिका के पास और दीगर ममालिक के पास था। ग्रे लिस्ट में रहने का मतलब क्या था कि इंटरनेशनल जो बैंक्स हैं वो हमें हमारे फंड्स ट्रांसफ़र करने में हमारी मदद नहीं करेंगे, वहाँ से हमें मुश्किलात होंगी, लोन्स हमें महंगे मिलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुश्किल हो जाएगी, और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से हम आउट हो जाएंगे। और ये ख़तरा था कि अगर हम ब्लैक लिस्ट पे चले गए तो पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। लिंडन गवर्नमेंट सॉल्यूशंस को हायर किया गया। नाज़रीन, ये पेन की कंपनी है, इसी की पेन की टीम ने पाकिस्तान की मदद की और इन 27 डेफिशिएंसीज को वो जीरो तक ले आया था। फिर अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान बिलाखिर फेटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया था। 4 साल के बाद पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अब यहां पे इंडिया क्या कर रहा था वो सोचिए। स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट के मुताबिक इंडिया ने फेटफ में पाकिस्तान के खिलाफ एक काउंटर लॉबिंग की कैंपेन चलाई, कंजेक्चर्स और फैब्रिकेशंस पे बेस्ड डोजियर्स सबमिट किए, पाकिस्तान को वापस ग्रे लिस्ट में डालने की पूरी कोशिश की। लेकिन जो लिंडन कंपनी है जो उसकी पेन की, उसकी लॉबिंग ने क्या कमाल काम किया कि पाकिस्तान उसके बाद आज के बाद कभी ग्रे लिस्ट में गया ही नहीं है। अब आ जाते हैं मई 2025 पे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे वो शख्स जो है वो पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो रहा है। और पाकिस्तान का इस लॉबिंग फर्म पे पैसे लगाना, ये मुफ्त में तो काम करते नहीं, डेफिनेटली आपको पैसे लगाने पड़ते हैं और ठीक ठाक पैसे लगाने पड़ते हैं। मई 2025 पहलगाम में
दहशतगर्दाना हमला होता है, 26 सिविलियन बेचारे मारे जाते हैं। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स हुई, 4 दिन की जंग भी हुई। इंडिया टुडे ने अगस्त 2025 में एक आर्टिकल लिखा कि पेन प्लेड अ की रोल इन स्टीयरिंग इस्लामाबाद DC narrative, especially during Operation Sindoor. It left India's South Bloc scrambling. पेन ने इस्लामाबाद के जो DC narrative को शेप किया, यानी वाशिंगटन DC तक रसाई हासिल हुई, और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया का जो साउथ ब्लॉक था वो स्क्रैम्बलिंग में था, यानी इंडिया जो है वो मुश्किल में आ चुका हुआ था। क्या हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में? ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया था। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिला, और जो ईरान का एक रिसर्च सेंटर है उसका नाम है सरहान अफाकान, उसने एक आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान कैन रीच डिसीजन मेकर्स वाया डिफरेंट चैनल्स इन बोथ चाइना एंड US, और यही वजह है कि ईरान पाकिस्तान पे अब इतना भरोसा करता है। वो ये कहता है कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत है कि वो फैसला साजों तक पहुंच सकता है मुख्तलिफ तरीकों से, जिसमें चाइना भी है और अमेरिका भी है। अब ये दोनों सुपर पावर हैं और दोनों तक पाकिस्तान की रसाई है। आप समझ रहे हैं नाजरीन? अब 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा आता है यहां पे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अकेले ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफिस में थे, लेकिन ये मीटिंग आर्मी चीफ ने की थी। ये अनप्रेसिडेंटेड था, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के होते हुए अकेले अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग नहीं की है। ये मीटिंग क्यों हुई थी? तुर्किया टुडे के मुताबिक द ग्राउंड वर्क सेट द स्टेज for 2025 meeting between Pakistan Army Chief General Munir and President Trump. The one-on-one summit signaled a profound level of trust and established the Pakistani military as a direct line of communication to the White House. ये ground works ने जो पहले किया हुआ था, जो पहले काम किया हुआ था, उसने ये पूरा मामला सेट किया। अकेली मीटिंग ने गहरी ट्रस्ट दिखाई, भरोसा दिखाया, और पाकिस्तानी मिलिट्री को व्हाइट हाउस के साथ बराह रास्त एक चैनल से थ्रू करवा दिया। और आगे पेन ने यहां पर क्या काम किया? स्टीफन पेन ने एक और काम किया। उसने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को यह जोर दिया कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया जाए। अब एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ था, आपको याद होगा कि बहुत तनकीद हुई थी, मैंने भी तनकीद की थी कि आप एक ऐसे शख्स को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं जो कि जंग पर आमादा है, तो कैसे पीस के लिए वो पीस का अलमबरदार कैसे हो सकता है? बेसिकली ये मशवरा भी स्टीफन पेन का था जो कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को दिया था, और फिर ट्रंप को जो है ये मशवरा पसंद आया। ट्रंप को ये जो बात है पसंद आई, ट्रंप को खुशामद पसंद है, और फिर हमने की और रच के की। अप्रैल 2026 आ जाता है, ईरान और अमेरिका जंग में आ जाते हैं। पाकिस्तान ने ये सीज फायर करवाया है, इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात हुए। ट्रंप रूटीनली पाकिस्तान की तारीफ करता है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में एक रॉक स्टार बन के गए थे। तुर्किया टुडे ने लिखा है, ही ड्रू द वर्ल्ड्स अटेंशन नॉट फॉर हिज टैन सूट बट बिकॉज हिज एडमायरेशन सिट्स एट द फैल्क्रम ऑफ निगोशिएशंस। यानी दुनिया की नज़र जो है उनके फैंसी सूट पर नहीं थी, वो इस वजह से शहबाज शरीफ जो है वो मरकज़ निगाह बने हुए थे क्योंकि उनकी हुकूमत जो है वो निगोशिएशन के सेंटर में बैठी हुई है। सरहान अफाकान जो है, वही जो मैंने आपको बताया कि अंकरा बेस्ड मगर ईरान का रिसर्च सेंटर है, वो कहता है कि ईरान ने पाकिस्तान को इसलिए कबूल किया कि पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका दोनों में डिसीजन मेकर्स तक पहुंच सकता है। ये बहुत कम डिस्कस होता है, इस पर बात बहुत कम होती है, लेकिन पाकिस्तान का DC में यानी वाशिंगटन DC में बहुत मजबूत असर है। नाजरीन, ये है सूरत हाल कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का फेवरेट बना हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि शायद ही किसी को पता थी, इसलिए मेरा ये काम था कि मैं आप तक पहुंचाऊं कि वो कौन सा शख्स है जिसने इतने इंपॉर्टेंट काम किए और पाकिस्तान जिसकी रसाई अमेरिका के सबसे ताकतवर ऑफिस में आज से पहले नहीं थी, वो कैसे हुई, और एक न्यूक्लियर जंग होने को थी, वो शायद बहुत बड़ा डिजास्टर होता। उस तक को रुकवाने में इस आदमी का बहुत अहम किरदार है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मिस मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए, और अगर आप मुझसे लाइव कॉल पे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।